तो हार्ट को लेकर के हमारी बातचीत चल रही थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो सिंपल हार्ट क्या होता है ना, एक सिंपल सा, और ग्रेवियस हार्ट में कब कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो बेसिक सा बातचीत है, सिंपल सा है, ये आपको याद रहना चाहिए। बहुत ऐसा एक जनरल पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। और दूसरा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि वॉलेंट्री, स्वेच्छा जो शब्द है, तो वैसे देखा जाए तो स्वेच्छा वॉलेंट्री शब्द 39 में भी डिफाइन किया गया है, लेकिन 39 और आपका यहाँ पर भी देखोगे तो 321 और 322 में भी स्वेच्छा, तो वॉलेंट्री हार्ट या वॉलेंट्री ग्रेवियस हार्ट, ठीक है ना। तो दोनों में अंतर क्या है कि जो 39 में स्वेच्छा है वहां पर आशय, ज्ञान और रीजन टू बिलीव, विश्वास का कारण भी शामिल है। लेकिन आप सेक्शन जो 21 और 22, 321, 322 में देखोगे तो यहाँ पर केवल इंटेंशन और नॉलेज को ही शामिल किया गया है, रीजन टू बिलीव को शामिल नहीं किया गया है। तो इस वे में जो है तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, अंतर यहाँ पे कर सकते हो। कई बार यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि 300 मतलब कि हार्ट के साथ जो वॉलेंट्री शब्द यूज किया गया है और सेक्शन 39 में जो वॉलेंट्री शब्द यूज किया गया, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि वहां पे रीजन टू बिलीव भी शब्द भी यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि रीजन टू बिलीव शब्द यूज नहीं किया गया है, केवल लिखा है कॉज हर्ट यहाँ पे विथ इंटेंशन और नॉलेज। तो आशय या ज्ञान के साथ हर्ट करता है, तो केवल दो ही चीज यहाँ पर लिखा है। बाकी सिंपल हर्ट कब ग्रीवियस हर्ट में कन्वर्ट होता है, ये बेसिक बेसिक चीजें अपने को याद रहना चाहिए, आपको याद करने लायक चीजें हैं, इसमें ज्यादा कुछ उलझने वाली बातचीत नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। इसमें कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे कि इंटेंशन बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। जैसे एक बहुत पुराना केस पढ़ा जाता है ना। कभी चूंकि पुराने केस को इसलिए डिस्कशन करते हैं क्योंकि मान लो कभी पैनल में कोई प्रोफेसर वगैरह हो तो उनके दिमाग में इस प्रकार के केसेस रहते हैं। तो एक एम्परर वर्सेस चतुर्नाथ का पुराना केस है। केस के फैक्ट्स बहुत सिंपल से हैं कि एक व्यक्ति को मतलब एक व्यक्ति है ए, उसको बी से प्रॉब्लम थी और बी को मारने के लिए वो लाठी लेकर गया और बी को मारने के लिए उसने लाठी चलाई। लेकिन अचानक ही जो है तो बी जब लाठी से उसको मार रहा था, तभी ए मतलब ए और बी मतलब उसकी ए की लाठी और बी के बीच में बी की पत्नी आ गई और पत्नी के हाथ में बी का बच्चा था और वो लाठी बच्चे को लगी, ठीक है, और बच्चे की डेथ हो गई, बच्चे की मृत्यु हो गई। अब ऐसे सर्कमस्टांसेस में इसको आप किस कैटेगरी में रखोगे, सिंपल हार्ट में, ग्रीवियस हर्ट में, कि डेथ में, किस किस में, या कल्पेबल होमोसाइड में, कहां रखोगे बताइए। प्रश्न समझ में आ गया। ए को बी से प्रॉब्लम थी, ए बी को मारने के लिए लाठी लेकर के गया, जब लाठी से मार रहा था तभी अचानक, ठीक है ना, लाठी और बी के बीच में बी की पत्नी आ गई जिसके हाथ में बी का बच्चा था और वो छोटा सा बच्चा था, उसको लाठी लग गई और बच्चे की सडनली डेथ हो गई। तो ये क्या कौन, हाँ, ग्रेवियस हर्ट, ठीक है, घोरोपहती। और कोई दूसरा, बच्चे की डेथ हो गई यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें उपहति बोला गया था। ट्रांसफर ऑफ मैलिस का प्रिंसिपल नहीं लगेगा सर? हाँ ठीक है। हाँ हाँ, और कोई जवाब दे रहा है? सर और कोई मैं बस जवाब ये दे रहा पूछ रहा था? हूँ, इसमें सर 301 का जो ट्रांसफर ऑफ मैलिस है उसका प्रोविजन नहीं लगेगा सर? क्योंकि वो मारना तो उसे चाहता था लेकिन उसमें मैलिस ट्रांसफर हो गया, उसका बच्चे की मृत्यु हो गई उसमें। ट्रांसफर ऑफ मेलिस, ये भी आपका जो है तो एक अच्छा यहाँ पर कह सकते हो कि है ट्रांसफर ऑफ मेलिस, जो आप कह रहे हो कि 201 के अंतर्गत यहाँ पे आएगा। पर समझना, ट्रांसफर ऑफ सॉरी 301, मैंने आई एम सॉरी 201 बोल दिया मैंने, 301। पर 301 में भी एक प्रॉब्लम, इसके साथ और 301 के साथ एक प्रॉब्लम है, समझिएगा। यहाँ पर एक सेकंड, हेलो,
देखिए इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, पहले तो मैं इसको बता दूं आपको कि उसका इंटेंशन, क्योंकि यहाँ पे ए का इंटेंशन बी को लाठी से मारने का था, ठीक है ना, ए का इंटेंशन बी को लाठी से मारने का था, और यहाँ पर कह सकते हैं कि अब एक लाठी से यदि मान लो बी को चोट लगती तो बहुत ज्यादा वो हर्ट होता, मतलब सिंपल हर्ट में वही लाठी थी बी को लगती, एक लाठी लगती तो सिंपल हर्ट के तहत ही वो आती, ठीक है ना। पर यहाँ पर क्या हुआ कि अचानक बच्चा आ गया जिसको मारने का उसका कोई इंटेंशन नहीं था, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में इस केस में चूंकि कह सकते हैं कि 1919 का केस है, तो आई थिंक इसमें लिखा नहीं कि प्रिवी काउंसिल कहाँ का जजमेंट है, लेकिन इस केस में जो है इसको सिंपल हर्ट माना, और ये बोला गया कि यदि उस पर्टिकुलर लाठी के घाव से यदि वो लाठी बी को लगती तो बी को केवल सिंपल हर्ट ही होता, तो यहां पर इसको सिंपल हर्ट ही माना। एक चीज तो ये हुआ। अब आपके प्रश्न का उत्तर कि क्या ट्रांसफर ऑफ मैलिस यहां पर आएगा, तो ट्रांसफर ऑफ मैलिस यहां पर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि देखिए वहां पर इंटेंशन क्या होता है, जैसे आपका इंटेंशन, यदि किसी व्यक्ति का इंटेंशन है एक व्यक्ति की जान लेना, किसी का इंटेंशन है एक व्यक्ति की जान लेना, हेलो, अरे ये क्लास मेरी ये क्या कहते हैं, आप कहाँ पे हो अभी? भौर को चौराहे से थोड़ा सा टावर चौराहे की ओर आगे बढ़ेंगे ना, तो एप्पल के आगे वो मारुति नेक्सा का शोरूम है, उसी बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर में क्लास है मेरी। मारुति ने किसी से पूछेगा मारुति नेक्सा का शोरूम कहाँ पे है, मारुति नेक्सा का शोरूम जिस बिल्डिंग में उसी में सेकंड फ्लोर में क्लास है ना। हाँ जी, तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखिए। अब 301 में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 301 में क्या है कि मान लीजिए कि ए का इंटेंशन बी को गोली मारने का था, गोली मारने का, और ए बी को गोली मार रहा है, इसी में उसकी पत्नी आ जाती, अब उसका इंटेंशन ऑलरेडी मर्डर करने का था और वहां पे कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर ट्रांसफर, तो यहाँ पे इंटेंशन जान लेने का नहीं था, क्योंकि 301 यदि आप देखो तो वहां पे उसको बोलता है कि कल्पेबल होमोसाइड लाइक मर्डर, आपराधिक मानववध ही होगा लेकिन हत्या की भांति, ठीक है ना। तो उस वे में उसको लिया गया, यहाँ पर इसका इंटेंशन मर्डर करने का नहीं था, लाठी से मारने का था, और जिस जो प्रकृति थी यदि वही लाठी बी को लगती तो ऐसी कंडीशन में जो है तो केवल सिंपल हर्ट होता, तो यहाँ पर सिंपल हर्ट का ही जो है तो सेक्शन यहाँ पर लिया गया। अब फैक्ट्स भी थोड़ा सा इसमें ऐसे थे कि ये घटना रात की थी, अंधेरे में थी, अंधेरे में उसको दिखा नहीं, तो अंधेरे में उसने ए बी को मारने गया था, और अचानक ही जब लाठी घुमाई तो अचानक पत्नी और उसका बच्चा सामने आ गया और बच्चे को लाठी लगी और बच्चे की डेथ हो गई, लेकिन इसको सिंपल हर्ट ही माना गया। क्लियर कहानी। तो ये चीज, तो इंटेंशन बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आशय इंटेंशन जो है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो या तो वो इंटेंशन, और मान लीजिए बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन पे थोड़ा कि दिन था, वो सब चीजें था, आप दूर से देख रहे हो कि ए बी जो है तो अपनी पत्नी, मान लो आप ऐसा देख रहे हो कि जो है तो एक जगह पर बी खड़ा हुआ है पत्नी बच्चे के साथ, और आपका इंटेंशन भले ही उसके बी को मारने का था, लेकिन दो पत्नी बच्चे भी साथ में खड़े हैं, तो भले आपका इंटेंशन बी को मारने का था, लेकिन हो सकता है लाठी जो है तो उसके पत्नी बच्चे को भी लग सकती है। तो अब यहाँ पर यदि ऐसी सर, तो यहाँ पे एक तो दिखता यदि तो नॉलेज में चला जाता, ठीक है ना, वो नॉलेज में चला जाता, या नेग्लिजेंस भी वहां पर लग जाती, तो ऐसी कंडीशन में वो कभी आपका कल्पेबल होमोसाइड में चला जाता, जब ऐसे कुछ फैक्ट्स होते जहां पर उसको या तो जानकारी थी कि वहां पर कोई और भी है, या फिर कि कोई और को उपहति हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में दूसरी धाराओं में चली जाती, लेकिन यहाँ पर उसको किस में रखा गया इस पर्टिकुलर केस में कि वो सिंपल हर्ट है। तो हर चीज के साथ कि वो इंटेंशन भले उसका जो है तो बी को मारने का था, लेकिन यदि मान लो कि उसको पता होता कि उसके पत्नी बच्चे खड़े हैं, यानी उसके नॉलेज, तो नॉलेज में था, तो वो कल्पेबल होमोसाइड में उधर चला जाता विथ नॉलेज, या नेग्लिजेंस में चला जाता, कहीं भी चला जाता, पर ये इस तरह से यहाँ पर ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से। तो ये यहाँ पर इंटरप्रिटेशन, तो इस केस में सिंपल है ही माना। हाँ बोलिए।
अब ये इस मामले के फैक्ट्स में उसको सिंपल हर्ट में माना, ठीक है ना, क्योंकि लाठी से एक घाव, वो उस पर डिपेंड करता है कि जो जिस प्रकार के हथियार का उपयोग किया गया है तो उसकी प्रकृति क्या है, पक्षकारों की। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर इसमें ऐसा कुछ भी फैक्ट्स नहीं लिखा है कि वहां पे, तो उसको वही है कि यदि एक लाठी घुमा के मारा, वो लाठी यदि एक लाठी, मान लो अब देखो उस पर है ना, आप लाठी घुमा किसी को मारते हो, वही लाठी यदि हाथ में लगती है, पीठ में लगती है, पैर में लगती है, तो सिंपल हर्ट में लाएगा। लेकिन वही लाठी यदि सर में लगती है, ठीक है ना, या शरीर या किसी नाजुक अंग में लगती है, तो ऐसी कंडीशन में, या हाथ में भी लगती है प्रॉपर, हाँ ऐसा ऐसा इस फैक्ट में, जो इस मामले में जो फैक्ट्स थे उसके अकॉर्डिंग उसको, जो कि मैं इस केस की बातचीत कर रहा हूँ, बाकी वो ग्रीवियस हर्ट में भी आ सकता है, यदि उसका, यदि वहां पर ग्रीवियस हर्ट, यानी उस जो घाव की प्रकृति ऐसी थी, यदि वो घाव बी को लगता, समझना इस केस में क्या क्या क्राइटेरिया डिसाइड किया न्यायालय ने। न्यायालय ने ये क्राइटेरिया डिसाइड किया कि जो हमले की, जो नेचर ऑफ असॉल्ट था, हमले की जो प्रकृति थी, हमले की प्रकृति से जो रिजल्ट उस मामले में बी के साथ मिलता, वही रिजल्ट जो है तो अंत में जो है तो न्यायालय ने दिया। यदि बी को सिंपल हर्ट होता उस हमले से, तो सिंपल हर्ट, ग्रीवियस हर्ट होता तो ग्रीवियस हर्ट, ठीक है ना। तो इस केस में जो है तो सिंपल हर्ट माना गया। तो ये मामले की प्रकृति के हिसाब से, तो यदि ए का इंटेंशन बी को मारने का है, हमले की प्रकृति से ग्रीवियस हर्ट होता तो ग्रीवियस हर्ट लगेगा, सीधी सी बात, ठीक है ना। इस केस में आप बता सकते हो, केस का रेफरेंस यदि आपको याद है तो आप बता सकते हो कि सर इस प्रकार के एक मामले में उसको सिंपल हर्ट माना गया, लेकिन सर यदि हमले की प्रकृति गंभीर है तो फिर ग्रीवियस हर्ट में भी उसको रखा जा सकता है। क्लियर है हम, तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको ध्यान में रखिएगा। कुछ केसेस हैं जो इस तरह की बातचीत करते हैं, इंटेंशन बहुत, वही वही मैंने आपको आपको जैसे देखिए क्या होता है ना, एग्जाम्पल, हमेशा एक एग्जाम्पल को आप कई तरह से रख के सोचने का प्रयास करो, तो वहां पे कई उत्तर मिल जाते हैं। एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूं आपको। आपने धारा 80 सेक्शन 80 पढ़ा होगा। धारा 80 में कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी वाला एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है ना, धारा 80 आपको याद होगा। और वहां पे कहता है, बिल्कुल, तो वो कुल्हाड़ी का सिरा, मतलब कुल्हाड़ी का लोहे का जो सिरा है वो निकल जाता है, किसी व्यक्ति को अचानक लग जाता है। अब यहाँ पे यदि लीगल काम कर रहा है, लीगल मीन्स सब कुछ लीगली है, तो ऐसी कंडीशन में उसको अपराध नहीं माना गया। लेकिन इसी को ट्विस्ट करके एक आध बार मैंने प्रॉब्लम देखा कि एक व्यक्ति कुल्हाड़ी से लकड़ी ऐसी जगह काट रहा है जहां पर बच्चे खेल रहे हैं। अब वहां पर यदि वो कुल्हाड़ी का सिरा निकल करके किसी बच्चे को लग जाता है, कोई बच्चा जो है तो इंजर्ड हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या उस व्यक्ति को धारा 80 का बचाव मिलेगा? फिर वो डेथ बाय नेग्लिजेंस में चला जाएगा। वो कहाँ चला जाएगा? डेथ बाय नेग्लिजेंस में। और मान लीजिए कि बिल्कुल बच्चा पास में, मतलब जैसे बच्चे पास में ही खेल रहे हैं और आप वहां पे खतरनाक काम कर रहे हैं, आपको पता है कि कोई भी चीज गिर करके बच्चे को लग सकती है, तो वो किस में चला जाएगा? वो चला जाएगा जो है तो आपका कल्पेबल होमोसाइड विथ नॉलेज, है ना, आपराधिक मानववत ज्ञान के साथ। देखो इतनी चीजें बदल जाती है। एक और एग्जांपल समझना, जैसे मान लो कोई व्यक्ति, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, क्या क्या बोला आपने? जी, मैंने ये बताया, मैंने एक्चुअली अभी ये यहाँ पे एक धारा 80 सेक्शन 80 के साथ जो इलस्ट्रेशन है उस पर डिस्कशन चल रहा था। और वो डिस्कशन ऐसा चल रहा था कि यदि मान लो कि एक व्यक्ति, जैसे उसमें एग्जांपल है ना कि लकड़ी से लकड़ी काट रहा है, कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है और कुल्हाड़ी का सिरा, वही लोहे का सिरा किसी को लग जाता है और धारा 80 के एलिमेंट्स जो है वो वहां पे मौजूद हैं, तो फिर वो जो अपराध है, ऑफेंस है, वो आपका किस में चला जाएगा? 80 में चला जाएगा और 80 का बचाव मिल जाएगा। लेकिन यहीं पे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दो इसी इलस्ट्रेशन को, कि वो व्यक्ति ऐसी जगह पे कुल्हाड़ी से लकड़ी, मतलब कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहे हैं जहां बच्चे खेल रहे हैं और वहां पे कुल्हाड़ी का सिरा उछलता है, किसी बच्चे को लग जाता है, तो वो डेथ बाय नेग्लिजेंस में चला जाएगा, ठीक है ना। यानी आपको जहां पर थोड़ा संभावना है कि उपेक्षापूर्ण आप काम कर रहे हो, तो उधर चला जाएगा, डेथ बाय नेग्लिजेंस,
ठीक है ना। डेथ बाय नेग्लिजेंस की बातचीत करें तो इसमें वही बहुत सारी, जैसे अब यहाँ पे डेथ बाय नेग्लिजेंस की बात निकल के आई है तो हेलो, अरे नहीं ऊपर है, उसके ऊपर सेकंड फ्लोर में, इंदौर लीगल स्टडी के नाम से। हाँ ठीक है। अब जैसे इसमें एक चीज और देखो तो ये जैसे डेथ बाय नेग्लिजेंस की हम बातचीत कर रहे हैं, तो डेथ बाय नेग्लिजेंस में जैसे अपन 304 है ना, आ जाओ। तो अब यहाँ पर डेथ बाय नेग्लिजेंस की बातचीत कर रहे हैं। आज के 6:30 से क्लास रहती है, आज जल्दी कर लें, थोड़ा मुझे काम था, बैठिए। तो डेथ बाय नेग्लिजेंस 304A। अब देखो यहाँ पर भी एक चीज ध्यान रखना, सौरव बख्शी का केस इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। सौरव बख्शी का केस बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये जो, सॉरी, पंजाब राज्य, पंजाब राज्य, तो सौरव बख्शी वर्सेस पंजाब राज्य का केस देखो, तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जैसे पंजाब हरियाणा में बहुत सारे जो है तो घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, और पंजाब हरियाणा में बहुत सारी घटनाओं में क्या होता है कि वहां पर जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव, यानी शराब पी करके गाड़ी चलाई जाती है, और उसमें मान लो कि अचानक भाई कोई भी ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है, तो सिंपल सी बात है गाड़ी पे उतना कंट्रोल रहेगा नहीं, किसी की डेथ हो गई। तो अब ऐसे सर्कमस्टांसेस में अब कितना अंतर हो जाता है समझना। आप यदि बिल्कुल सही प्रॉपर गाड़ी चला रहे हो, सही चला रहे हो, कोई अचानक गाड़ी के सामने आ गया, आपने कोई अपराध नहीं किया, आप नियम से गाड़ी चला रहे हो, सही स्पीड में चला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। आप गाड़ी स्पीड के ऊपर चला रहे हो, कोई आ गया, तो वहां पर डेथ बाय नेग्लिजेंस। आप शराब पीकर गाड़ी चला रहे हो, कोई आ गया, तो वो कल्पेबल होमोसाइड विथ इंटेंशन, सॉरी विथ नॉलेज, तो वो माना जाएगा कल्पेबल होमोसाइड में चला जाएगा। यदि केवल ये रिपोर्ट लग जाए कि गाड़ी चलाते समय जो गाड़ी ड्राइवर है वो नशे में था, और यदि आपने नशा स्वैच्छिक वॉलेंट्री नशा ले रखा है, तो सेक्शन 86 भी आप देख लो, तो वहां पे सेक्शन 86 साफ तौर पर कहता है आपका कि यदि किसी व्यक्ति ने वॉलेंट्री जानबूझ करके कोई भी नशा ले रखा है, उसके बाद कोई अपराध करता है, तो ऐसी कंडीशन में स्पेशल उसको पर्टिकुलर इंटेंशन नॉलेज में रखा जाएगा। तो इतनी सब कुछ चीजों के बाद जो है तो बोल दिया गया कि इसका लोग क्या करते थे वहां पर कि मेडिकल रिपोर्ट से जो है तो केवल ये चीज बदलवाना पड़ता था कि भैया ड्राइवर जो है नशे में नहीं है, बस केवल इतना बदलवा दो तो धारा बदल जाती थी। यानी जहां पे यदि बता दो कि ड्राइवर नशे में है तो 304 में चला जाता था, और केवल बता दो ड्राइवर नशे में नहीं है तो 304B में चला जाता था। तो इसका मिसयूज हो रहा था धारा का 304B का, इसीलिए इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस सेक्शन को जो है तो 304A को बेलेबल बनाए, चूंकि नॉन ये बेलेबल थी, इसको नॉन बेलेबल बनाया जाए, क्योंकि ये कह सकते हो कि नॉन कॉग्निबल ऑफेंस था, यानी असंज्ञेय अपराध था, इसको बोला कॉग्निबल बनाया जाए और सजा बढ़ाई जाए। और नो डाउट काफी हद तक अभी वर्तमान में जो धारा है आप देखोगे, और उस समय सिफारिश की गई थी 5 साल की सजा बढ़ाई जाए। अभी जो नई आईपीसी आई है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दिया गया कि यदि जैसे सड़क में कोई गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर कोई गाड़ी चला रहा है और नेग्लिजेंस के द्वारा वहां पे कोई किसी की डेथ हो जाती है, तो 5 साल की सजा मिलेगी। कोई डॉक्टर जो है तो इलाज कर रहा है और डॉक्टर इलाज में कोई भी नेग्लिजेंस करता है, और डॉक्टर को यदि मान लो कि डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से किसी की डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर 2 ईयर की सजा की। अब थोड़ा सा भी नई आईपीसी में इसको 2 पार्ट में, यानी कि किसको 304A को, ठीक ना, 304A को, क्योंकि डॉक्टर के बारे में मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर को लेकर के भी जो है तो इसमें बहुत बहुत फेमस केस है। डॉक्टर को लेकर के भी जो है तो डेथ बाय नेग्लिजेंस की बातचीत निकल आई है, तो मैं बता दूं इसमें बहुत फेमस केस है। एक सेकंड बता रहा हूं मैं, कहाँ गया, जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 2005 सुप्रीम कोर्ट का केस है। जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जैकब मैथ्यू स्टेट ऑफ पंजाब का केस है 2005 का सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है ना, जिसमें इसके संबंध में बातचीत किया गया। और एक केस और है डॉक्टर
सुरेश गुप्ता वर्सेस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ये 2004 का केस है। इनमें इन दोनों केस में 304A को, खासकर कि 304A का जो प्रयोग, चूंकि 300 कुछ धाराएं, कुछ सेक्शंस, ध्यान रखना कि कुछ सेक्शंस जो है तो मेडिकल फील्ड में, मतलब चूंकि जैसे कई बार 304A का, तो जैकब मैथ्यू में क्या कहा, जैकब मैथ्यू में ये कहा गया कि जो नेग्लिजेंस है, नेग्लिजेंस हम पढ़ते हैं जनरली 304A के साथ, वो नेग्लिजेंस कैसी होनी चाहिए, घोर उपेक्षा, ग्रॉस नेग्लिजेंस होना चाहिए, तो ही डॉक्टर के ऊपर 304A के तहत सजा देनी चाहिए। घोर उपेक्षा पर बोला कि देखो अब इसको ऐसे समझा, इसको क्योंकि मैंने समझा, इसको पढ़ के इसको मैं ऐसे सिंपल सा एग्जांपल समझा देता हूं। जैसे मान लो कि एक डॉक्टर के पास कोई एक्सीडेंट केस आता है, और एक्सीडेंट केस है, इंजर्ड व्यक्ति है बिल्कुल, और उसका जो ब्लड ग्रुप है उसकी, मतलब डॉक्टर ने एनालिसिस किया कि पूरे, चूंकि थोड़ा बहुत मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस तो, या मेरे को पढ़ो तो समझो कि जब ऑपरेशन होता है, शरीर में कट लगता है, तो ब्लड लॉस होता है, ब्लड निकलता है, तो उस दौरान उसको लगातार ब्लड चढ़ाया जाता है ताकि उसकी ब्लड की कमी शरीर की कवर होती रहे। तो एक उदाहरण के तौर पर मान लो कि एक ऑपरेशन पे जो है तो 4 यूनिट खून की जरूरत है, ठीक है ना, 4 यूनिट खून की जरूरत है, इमीडिएट 4 यूनिट खून की व्यवस्था करो, हम इसका ऑपरेशन चालू करते हैं। अब उसकी बिल्कुल एक्सीडेंट हुआ है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जल्दी ऑपरेशन नहीं चालू किया तो हो सकता है कि निकल ले, और प्रॉब्लम यह है कि 2 यूनिट ब्लड ही मिल पाया है। तो अब ऐसी कंडीशन में डॉक्टर यहाँ पे क्या करे, 4 यूनिट ब्लड का इंतजार करे, और मान लो इंतजार में वो व्यक्ति निकल जाता है, तो फिर यहाँ पर भी आप बोलोगे कि नेग्लिजेंस है। या 2 यूनिट ब्लड के साथ डॉक्टर यहाँ पे रिस्क ले कि भाई क्या पता कि 2 यूनिट ब्लड में ही जो है तो ऑपरेशन प्रॉपर्ली हो जाए, बाद में जो कमी हो जाए उसको हम बाद में कर लेंगे, पर आदमी की जान तो बच जाएगी। यानी थोड़ा सा जहां पे क्रिटिकल केस है वहां पे डॉक्टर रिस्क लेगा, और कई बार वहां पर रिस्क लेने के दौरान कुछ ऐसा भी करना पड़ता है जिसको आप इन जनरल नेग्लिजेंस की परिभाषा में रख सकते हो, ठीक है ना। तो जैकब मैथ्यू केस में कहा गया कि मेडिकल फील्ड में केवल नेग्लिजेंस के आधार पर डॉक्टरों को दोषी नहीं बनाना चाहिए, ग्रॉस नेग्लिजेंस। और यह भी कहा गया कि जैसे हम उपेक्षा नेग्लिजेंस की बातचीत करते हैं, तो एक सामान्य व्यक्ति द्वारा, जैसे एक सड़क में गाड़ी चला रहा है उसकी उपेक्षा और एक डॉक्टर की उपेक्षा में डिफरेंस होना चाहिए। और देखिए आप बहुत सारी चीजें ध्यान रखिए कि जैसे नई आईपीसी में इन सब चीजों का ध्यान रखा गया। आप नई आईपीसी में नेग्लिजेंस की परिभाषा देखोगे तो वहां पर आप देखोगे कि जर्नल उपेक्षा पर जो है तो 5 साल की सजा है, वहीं चिकित्सक कोई डॉक्टर मेडिकल फील्ड में उपेक्षा करता है तो वहां पे 2 साल की। तो ये चीजें यहाँ पर तो केसेस के माध्यम से बताया गया, तो ये चीजें भी यहाँ पर ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से। क्लियर कहानी। तो डॉक्टर सुरेश गुप्ता राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर दिल्ली का केस, और जैकब मैथ्यू का 2 केस और नेग्लिजेंस, और तीसरा सौरव बख्शी। ये 3-4 केस के साथ आपका ये नेग्लिजेंस वाला, अब ठीक है वही है, संभावनाओं वाली बातचीत है, तो ये थोड़ा सा आपको अच्छा नॉलेज भी हो जाएगा, इनको पढ़ेंगे तो काफी चीजें। और आईपीसी में जो बदलाव हो रहे हैं वो भी आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया, क्यों आईपीसी में जो बदलाव हो रहे हैं, तो उसके पीछे बहुत सारी वजह है। तो ये कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनकी वजह से काफी चेंजेस यहाँ पर आपके किया गया। क्लियर कहानी। चलिए अगली बातचीत करते हैं। जैसे अभी सीआरपीसी में मैं पढ़ रहा था, मैं केस का नाम भी बता दूंगा आपको, कल सर सीआरपीसी जब पढ़ा रहे थे, तो अभी सीआरपीसी में जो एफआईआर वाली सेक्शन अभी नई जुड़ी है, पहले 154 था, अब 173 हो गई है ना। तो एफआईआर में जो है तो पहले जैसे टेलीफोन के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई, या कोई मैसेज के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज के एफआईआर दर्ज कराई गई, तो ऐसी कंडीशन में क्या कार्यवाही, तो अभी वर्तमान में कर दिया गया कि भाई कार्यवाही पुलिस वाले चालू कर देंगे 3 दिन के अंदर। ये जजमेंट है, और जजमेंट को यहाँ पर उन्होंने तो बहुत सारे ऐसे हाईलाइटेड जजमेंट थे जिसको लेकर के जो है तो आपके क्रिमिनल केसेस में आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस जो नए आए उसमें बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब जजमेंट का रिजल्ट है, परिणाम है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। चलिए तो इस प्रकार से आपको, अच्छा चूंकि हर्ट की बातचीत आ रही है, तो हर्ट की कुछ धाराओं को ना आप इकट्ठा मर्ज करके देखिएगा, मर्ज करके हमेशा ग्रुप बनता है। तो जैसे 279 सबको पता है कि कोई भी उपेक्षा या उतावलेपन से जो है तो रश ड्राइविंग करता है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में 279 जो है तो वहां पे बातचीत करता है, ठीक है ना।
अरे क्या हो रहा है, तो 279 वहां पे बातचीत करती है। अब इसके बाद जो है तो यहाँ पर फिर यहाँ पर आप देखोगे कि अब जैसे रश ड्राइविंग 279, इसी प्रकार कोई व्यक्ति यदि नेग्लिजेंस, कोई भी नेग्लिजेंस एक्ट करता है, उपेक्षापूर्ण कार्य कर रहा है, ठीक है ना, उपेक्षापूर्ण कार्य कर रहा है, तो इसके साथ कौन सी सेक्शन पढ़ी जाती है? 336। कौन सी पढ़ी जाती है? 336 है ना, 336, 336 ही है ना, एक बार चेक कर लूं, हाँ वही है 336 जी, 336। तो 336 ही है, इंडिजनिंग द लाइफ द पर्सन सेक्रेटरी द अदर्स। आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को मानव जीवन को क्षेम मतलब उतावलेपन उपेक्षा से कोई कार्य कर रहे हो, कोई विस्फोटक पदार्थ लेके जा रहे हो जिससे दूसरे को भी नुकसान पहुंच सकता है ना। तो जैसे कोई ट्रेन में जैसे आप कोई ट्रेन में जो है तो आपने पटाखा अपने बैग में भर लिया, पटाखा लेके चल रहे हो, गैस सिलेंडर लेके चल रहे हो, अब इससे जो है तो आपके नेगले उपेक्षापूर्ण कार्य से, अब ये थोड़ा सा अभी हरदा में जो घटना हुई है वो तो बहुत बड़ी घटना हुई है, मतलब ये उपेक्षापूर्ण कार्य से जो है तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे आप कोई भी ज्वलनशील पदार्थ लेकर के, इसीलिए हमेशा कहा गया है कि ट्रेन बस में ज्वलनशील पदार्थ लेकर के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उससे दूसरे को तो वो वहां पे कोई करता है 336। अब ऐसे कार्य करने से, ऐसा यदि कई कार्य करने से यदि क्या होता है, हर्ट, केवल हर्ट होता है, ऐसे कार्य करने से हर्ट होता है तो 337, ठीक है ना, ग्रीवियस हर्ट होता है तो 338, और व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो 304 ए। तो ये सीक्वेंस जो है तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, तो ये आपका पूरा प्रॉपर तरीके से है ना, कभी पूछ ले तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यदि कोई भी नेग्लिजेंस एक्ट करता है उससे हर्ट हुआ तो 337, ग्रीवियस हर्ट हुआ 338, और यदि मान लो कि वहां पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो 304 ए। इस प्रकार से ये हायरार्की इसकी जो है तो बनेगी। क्लियर कहानी? तो ये इस प्रकार से समझिएगा आप पर्टिकुलर सेक्शंस को। चलिए, अब चूंकि हर्ट की हम बातचीत कर रहे थे तो हर्ट को हम पूरा प्रॉपरली देख लें। तो हर्ट में हमने बाकी तो चीजें सिंपल सा है, सेक्शंस क्योंकि दंड पनिशमेंट्स वाली अपने को उतनी ज्यादा दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, पर थोड़ा सा कुछ सेक्शंस को ऐसे देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि मैं पूछ ही जा सकती है, तो कुछ सेक्शंस जो है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो वो चीज यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो हर्ट की सेक्शंस को ना कुछ मैं ग्रुप में बना देता हूं, तो जैसे 323, 324 और 334, 325, 326 और 335, ठीक है। फिर उसके बाद 327, 329 और 300 जो है तो 47, फिर 330, 331 और 348, फिर 332, 333 और 353। ये हर्ट की भी है और वहां पर तो ये तीनों धाराएं किसकी हैं? केवल हर्ट की, है ना। तो 323 यानी कि विदाउट वेपन, ठीक है ना, 323 विदाउट वेपन हर्ट, विथ वेपन 334, और यदि कोई भी कह सकते हो कि सडन प्रोपोगेशन पे है तो 334, ठीक है ना। ग्रीवियस हर्ट ये है आपका, केवल ग्रीवियस हर्ट की सेक्शन है, तो 325 ग्रीवियस हर्ट विदाउट वेपन, विथ वेपन 326 और 335। अच्छा, वेपन हथियार, तो हथियार में आप यदि 324 और 326 सेक्शंस देखते हो, पढ़ते हो अच्छे से, तो उसमें साफ तौर पर बताया है कोई भी कह सकते हो कि वही कि कोई काटने का, भेदने का, ठीक है ना, कोई भी अग्नि पदार्थ, विष, कुछ भी, तो 7 8 9 प्रकार के वहां पे एलिमेंट्स निकल के सामने आते हैं जो वेपन की डेफिनेशन में जो है तो आते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ये पर्टिकुलर पार्ट। अरे यार क्या हो गया? आवाज आ रही मेरी आप लोग को? सॉरी, अचानक जो है तो गायब हो गया। चलिए,
चलिए, तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो ये इसके बाद जैसे ये सेक्शन 327, 329, 347, इसमें क्या सिमिलरिटीज है तीनों धाराओं में, बताइए। टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी, आप संपत्ति उद्यापित करने के लिए, टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी, किसी से संपत्ति क्या करने, उद्यापित करने के लिए यदि आप किसी को सिंपल हर्ट करते हो तो 327, ग्रीवियस हर्ट करते हो 329, और यदि आप किसी को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखते हो तो 347। अब ये सेक्शंस दो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें एक ग्रुप, जब मैंने लास्ट इंटरव्यू दिया था तो मुझसे पूछा गया था। तो ये 300, जैसे मान लो कोई लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, अब कन्फेशन, ठीक है ना, कन्फेशन तो पता ही होगा, थोड़ा एविडेंस में देख लेंगे कन्फेशन वगैरह के बारे में, ठीक है ना। तो कन्फेशन को प्राप्त करने के लिए, टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन प्राप्त करने के लिए कह सकते हो कि यदि किसी के साथ सिंपल हर्ट किया जाए 330, ग्रीवियस हर्ट किया जाए 331, और उसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखा जाए तो 348। तो कन्फेशन यानी कि संस्वीकृति, ठीक है ना। तो संस्वीकृति को प्राप्त करने के लिए, टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन, संस्वीकृति, उद्यापित शब्द वहां पर लिखा है, तो संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए यदि किसी लोक सेवक के द्वारा, तो ये प्रश्न मुझसे पूछा गया था कि क्या कोई मतलब यदि लोक सेवक, चूंकि लोक सेवा का प्रश्न पूछा गया था तो वहां पे इंटरलिंक पूछा गया कि लोक सेवा यदि मान लो कि किसी को संस्वीकृति, क्योंकि वहां पे पुलिस वाला किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकता, ठीक है, प्रैक्टिकलिटी, थर्ड डिग्री, वो सब चीजें दिमाग मत लाना, पर थोड़ा यदि अपन कानून की बातचीत करें तो मना किया गया है संस्वीकृति। यदि आप सेक्शन 24 याद करो इंडियन एविडेंस एक्ट की, तो साफ तौर पर मना करता है, और सेक्शन 25 तो भैया बिल्कुल ये अच्छे से पता होगी, ठीक है ना, कि सेक्शन 25, तो सेक्शन 25 पता है ना कि पुलिस वाले के सामने कोई भी कन्फेशन यदि किया गया है तो वो क्या होगा, इनरेलेवेंट हो जाएगी, अग्राह्य हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि पुलिस वालों ने कन्फेशन को प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार से उपहति पहुंचाई है, सिंपल हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, या फिर किसी को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखा है, तो ये 3 धाराओं का बंच लगेगा। और ये 3 धाराओं का बंच क्या है कि जब पुलिस, कोई पब्लिक सर्वेंट, कोई पुलिस वाला अपने पब्लिक ड्यूटी को इन्फोर्स करने जा रहा है, लोक कर्तव्य का पालन करने जा रहा है, और उसके साथ सिंपल हर्ट होता है तो 332, उसके साथ ग्रीवियस हर्ट होता है तो 333, और यदि उसके साथ हमला या आपराधिक बल का प्रयोग होता है तो 353, और यदि लोक सेवक लोक कर्तव्य के पालन में जा रहा है और उसको उसके कर्तव्य को करने से रोका जाता है, कौन सा सेक्शन है, 186। तो आपको ये ऐसे नीचे से याद रखना, ये सुनिए, मतलब इसके सीक्वेंस वाइज देखो तो 186 कोई भी लोक सेवक लोक कर्तव्य करने जा रहा है, आप उसको रोकते हो, बाधा, एक्सट्रॉक्शन। 186 हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करते हो, 353 उपहति पहुंचाते हो, 332 घोर उपहति पहुंचाते हो, 333। तो ये सेक्शंस भी ऐसे, चूंकि आप भी लोक सेवक बनने वाले हो तो ऐसे सीक्वेंस से इनको यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है प्रॉपर तरीके से। क्लियर कहानी, बात समझ में आ रही? बस इससे ज्यादा इनमें मत उलझना, ऐसे बेसिक चीजें यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अच्छा ये बताइए कि अब आते हैं होमिसाइड पे, ठीक है ना, अब आते हैं होमिसाइड जिसको बोला जाता है मानव वध। अब जो मानव वध होता है वो 2 प्रकार से होता है, एक होता है लीगल, ठीक है ना, और दूसरा मानव वध जो है तो क्या होता है आपका, इलीगल। तो लीगल जो होमिसाइड है ये भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो इसको, एक होता है क्षम्य योग्य यानी कि एक्सक्यूजेबल, और दूसरा होमिसाइड होता है आपका न्यायोचित, जस्टिफाइबल। तो जो एक्सक्यूजेबल होमिसाइड होता है उसके एग्जांपल बताओगे मुझे? क्षम्य योग्य एक्सक्यूजेबल होमिसाइड आपके कौन कौन से, सरल शब्दों में समझो कि किसी व्यक्ति के कार्य के द्वारा
यदि किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो कब कब उस व्यक्ति को बचाव मिल जाएगा, उसका काम कैसा माना जाएगा, एक्सक्यूजेबल माना जाएगा। बताइए एग्जाम्पल। हाँ सर प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में। बिल्कुल 80, 89, 88, 88, 89 बहुत बढ़िया। प्राइवेट प्रतिरक्षा क्या इधर आएगा, प्राइवेट प्रतिरक्षा क्या क्षम योग्य होगा, मैंने क्या क्षम सर ये न्यायोचित में और जाएगा। डॉक्टर द्वारा प्राइवेट प्रतिरक्षा न्यायोचित होगा, प्राइवेट प्रतिरक्षा न्यायोचित होगा, ठीक है ना। तो आपने जो एक प्राइवेट प्रतिरक्षा में 100 और 103 और 106, तो ये जो 3 धाराएं हैं वो इधर आएंगी, न्यायोचित उसको माना गया है। यहाँ पे कौन कौन सी धाराएं आएंगी, सेक्शन बिल्कुल 80 इधर आएगा, 80, 81, 82, इधर 83 भी आ जाएगा, 84 आ जाएगा, ठीक है ना, 85 भी आ जाएगा, 88, 89, ठीक है ना, 88, 89। तो इतनी सेक्शन, और एक और आ जाएगी यहाँ पर 87 भी आ जाएगा, 87, 87 और 92, ठीक है ना। तो इनको एक्सक्लूजेबल माना गया। यहां पर यदि मान लो किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है, क्योंकि क्षम एक्सक्लूजेबल क्यों माना गया है, क्योंकि इन धाराओं में किसी भी प्रकार से मेंसरिया मतलब आशय मारने का नहीं रहता है, अब्सेंस ऑफ मेंसरिया। तो इन धाराओं में मेंसरिया का अभाव रहता है। लेकिन आपकी सेक्शन जो है तो देखोगे 76, 77, ठीक है ना, 76, 77, ठीक है ना, 78, 79, 78, 79। अच्छा इसमें सॉरी 81 इधर आएगा, आई एम सॉरी, थोड़ा 81 को मैंने इधर लिख दिया, 81 इधर नहीं आएगा, ठीक है ना। 81 जो है तो आपका इधर आएगा, उसको जस्टिफाइबल माना गया है। 81 जस्टिफाइबल है, ध्यान रखना, वो एक्सक्यूजेबल नहीं है। जस्टिफाइबल इसलिए क्योंकि आप बड़ी नुकसानी को रोकने के लिए छोटी कर रहे हो, तो उसको जस्टिफाइबल माना गया है, ठीक है ना, उसको एक्सक्यूजेबल नहीं माना गया है। तो 81 भी इधर आएगा, है ना, और 100, 103, 106। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना। अब इसके बाद जो आपका साइड है, तो आपका कहां से 299 से 311 तक में वहां पर बताया गया है प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। तो इतना तो आपको यहाँ पे पता ही है। आपराधिक मानववध हत्या में अंतर कल हमने देख लिया था, और आपका जो है तो 304 प्रॉपरली अच्छे से समझ लिया था, ये भी अपन ने डिस्कशन कर लिया है। 301 थोड़ा सा ट्रांसफर ऑफ मेलिस, ठीक है ना, ट्रांसफर ऑफ मेलिस, तो ट्रांसफर ऑफ मेलिस। और सेक्शन 300 के जितने पांचों अपवाद हैं, पांचों अपवाद अच्छे से पता रहना चाहिए आपको, ठीक है ना। पांचों एक्सेप्शंस 300 के आपको क्लियरिटी के साथ जो है तो पते रहना चाहिए, क्योंकि एक्सेप्शंस पर जो है तो कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं, और आपसे ऐसे पूछेंगे नहीं कि 300 का तीसरा अपवाद बताओ, एक प्रॉब्लम रख देंगे थोड़ा सा छोटी सी, और प्रॉब्लम से आपको बता देंगे कि भैया कोई आप पुलिस वाले हो, और मान लीजिए कि भैया आप किसी को, ऐसे व्यक्ति को पकड़ने गए हो जो चोरी का अपराध करके भाग रहा है, और आपने उसको गोली मार दिया, उसकी डेथ हो गई है ना, एक पुलिस वाले ने उसको मार दिया, डेथ हो गई, तो ये किस अपवाद में आएगा। तो ये ऐसे यहाँ पर, ठीक है ना, कोई व्यक्ति आपको चाकू से, या मान लो कोई व्यक्ति लाठी से मारने आया, आपने उसको गोली मार दिया, तो फिर कौन से अपवाद में आएगा, ठीक है। सडन कोई भी लड़ाई झगड़े में यदि डेथ हो गई तो कौन से अपवाद में आएगा, ठीक है। तो ये अपने को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। केसेस भी थोड़ा सा, अब पुराने केसेस है, हाईलाइटेड केसेस, तो जैसे आपका सडन प्रोपोगेशन वाला पहला जो एक्सेप्शन है, तो सडन प्रोपोगेशन के साथ जो है तो नानावटी का केस, तो ये ठीक है। अब बहुत ही हाईलाइटेड केसेस दिमाग में रखो, मान लो पूछ लेते हैं कि इसमें कोई इंपॉर्टेंट केसेस हैं, तो चूंकि ये नानावटी का केस, तो मतलब आपने 300 का पहला अपवाद पढ़ा, तो नानावटी केस तो उसके साथ बिल्कुल छपा रहता है। तो कुछ चीजें तो मैंने, जैसे कल भी एक चीज ध्यान रखना कि कुछ केसेस तो ऐसे होते हैं ना कि जो बिल्कुल, आप आर्टिकल 21 पढ़ रहे हो, मेनका गांधी केस छपा रहेगा, आप आर्टिकल 14, आप कोई भी आर्टिकल, तो जैसे आर्टिकल, तो केस तो कुछ, जैसे आर्टिकल 13 पढ़ रहे हो, 13 यानी कि जुडिशियल रिव्यू पढ़ रहे हो, तो आपका एल चंद्र कुमार, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो बिल्कुल साथ में पढ़े ही जाते हैं, जिसके बिना जो है तो ऐसे केसेस तो आपको याद रहना है, ठीक है ना।
तो ये चीज यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो ये प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ठीक है। अब ये डाउरी डेथ, तो डाउरी डेथ की बातचीत करते हैं, तो 304 बी। अब ये चूंकि डाउरी डेथ के बारे में 304 बी के बारे में इसके साथ इसकी सप्लीमेंट्री प्रोविजंस कौन से हैं, इसकी सहायक धाराएं कौन सी हैं, डाउरी डेथ क्या होती है, दहेज मृत्यु क्या होती है, और दहेज कहाँ डिफाइन किया गया, क्योंकि दहेज प्रतिषेध अधिनियम में ये बेसिक छोटी छोटी बातचीत है, ये आपको क्लियरिटी के साथ पता होना चाहिए। और इसके साथ जो है तो डाउरी डेथ में ये भी ध्यान रखना कि इसकी सप्लीमेंट्री सेक्शन कौन सी है, सहायक धाराएं कौन सी है। तो इसके साथ फेमस केस पढ़ा जाता है, 2 केस तो इसके साथ आपने पढ़ा ही होगा, कभी न कभी तो सुना ही होगा, शांति वर्सेस हरियाणा राज्य, पवन वर्सेस हरियाणा राज्य, 2 में से एक केस पक्का आपने सुना ही होगा, ठीक है ना। इनमें बोला गया था कि इसकी सप्लीमेंट्री सहायक धाराएं कौन सी हैं, तो जनरली इसकी 2 आपका जो तो 4A, ठीक है ना, आईपीसी का, और एविडेंस का कौन सी धारा है, 113 बी, 113 बी है ना, 113 बी प्रिजम्पशन की जो बातचीत करता है। तो इसके साथ जो है तो ये ध्यान रखिएगा, तो ये अब 113 बी, अब यहाँ पे जब 113 बी जाएंगे उपधारणा प्रिजम्पशन, तो 113 बी में कौन सी किस प्रकार की उपधारणा बताई गई है, 113 बी में उपधारणा करेगा, करेगा, सेल प्रिज्यूम सर, सेल जब उपधारणा करेगा। अब देखो, अब यहाँ पे आपको बताओगे सेल, तो यहाँ पे मेरा प्रश्न था उपधारणा करेगा मतलब क्या है, ये उपधारणा करेगा लिखा रहता है, क्या है ये, रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, विधि की खंडनी, विधि की खंडनी उपधारणा, ठीक है ना, खंडनी उपधारणा, ये विधि की खंडनी उपधारणा रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, जहां पे उपधारणा करेगा लिखा रहेगा, ठीक है ना। उपधारणाएं 2 प्रकार की होती, तथ्य की, विधि की। तो तथ्य की उपधारणा हमेशा खंडनीय होती है, इसलिए वहां पे में शब्द यूज होता है, ठीक है ना, कर सकेगा। तो जनरली जो है तो ये तथ्य की उपधारणा हमेशा खंडनीय होती है, लेकिन विधि की उपधारणा 2 प्रकार की होती है, खंडनीय भी होती है, अखंडनीय। एविडेंस में भी बातचीत करेंगे, पर तो जो खंडनीय मतलब जहां पर सेल शब्द यूज हुआ वो खंडनीय, और जहां पे कंक्लूसिव प्रूफ निश्चायक सबूत के तौर पर जो यूज होती है वो अखंडनीय है ना। तो अखंडनीय उपधारणाओं के एग्जाम्पल एविडेंस में कौन कौन सी धाराएं हैं, अखंडनीय यानी कि कह सकते हो कि निश्चायक सबूत 112 4, 41 है, एक तो 41 है सर, प्रोबेट 41 एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन वाला, 112 है हाँ कंक्लूसिव ठीक प्रूफ है, ड्यूरिंग मैरिज, और 113 है स्टेट का सेसेशन ऑफ टेरिटरी जो होता है 113। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आईपीसी में कौन सी है, सर 82 है, 82 आईपीसी में 82 सिर्फ है ना, 3 ही है सर, 82 40 कौन सा, नहीं 42 को आप बोल रहे हो, नहीं 82 ही है ना, आईपीसी में 42, आईपीसी में तो 82 ही है, आईपीसी में वहां पे 41 एविडेंस में 3 धाराएं निकल के सामने आती हैं, इधर जो है आपकी 1 धारा निकल के आती है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये पर्टिकुलर सेक्शंस यहाँ पे, हाँ 82 जो है तो ये 82 आपका कंक्लूसिव प्रूफ में आती है। बाकी जैसे आपको याद होगा, मैंने चूंकि वो सेशन आपने अटेंड किया होगा, जनरली जो एक्सेप्शंस अपवाद जो बताए गए हैं आपके आईपीसी में, तो ये प्रिजम्पशन ही है, ये विधिक उपधारणा ही है सभी, ठीक है ना। कुछ रिब्यूटेबल है, कुछ अनरिब्यूटेबल है, तो देखा जाए तो अधिकांश जो है तो कह सकते हो रिब्यूटेबल है, ठीक है ना, यानी खंडनीय है, कुछ ही अनरिब्यूटेबल यहाँ पे उपधारणाएं यहाँ पर है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्रॉपर तरीके से। इसके बाद चूंकि ये आपका एक चीज और ध्यान रखिएगा कि डेथ, जैसे चैप्टर 16 की जब हम बातचीत करते हैं, तो चैप्टर 16 में 9 जगह पर 9 सेक्शन है, चैप्टर 16 की 9 सेक्शन है जिसमें डेथ सेंटेंस की बातचीत करता है। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना, 5 और 4, तो 302, 303, ठीक है ना, 307, फिर सॉरी 305 भी है, 305, 307, और कौन सी है एक 364A। ये 5 धाराएं हैं जो डेथ सेंटेंस की बातचीत करती है इस चैप्टर पे एक तरफ,
और रेप की 4 धाराएं डेथ सेंटेंस की बातचीत करती है, 376A, 376AB, 376DB और 376E, है ना। तो ये 4 धाराएं आपकी रेप की हैं जो डेथ सेंटेंस, मृत्यु दंड के बारे में बातचीत करती हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डेथ सेंटेंस है ना, ये जैसे अब 303 को लेकर के बच्चों के मन में कंफ्यूजन हो सकता है कि सर 303 तो मिट्टू वर्सेस पंजाब राज्य के केस में हटा दी गई है, पर भाई साहब 303 को हटाया नहीं गया है, उसको इनऑपरेटिव किया गया है। क्या किया गया है? अपरिवर्तनशील किया गया है। तो जब कोई भी प्रोविजन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है, मेरा प्रश्न है कि जब कोई भी प्रोविजन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है तो उसको इनऑपरेटिव कर दिया जाता है। इस डॉक्ट्रिन को क्या बोलते हैं? पता ही होगा, अभी मैंने पूछा भी था 1-2 दिन पहले। सर आच्छादन का सिद्धांत, ग्रहण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लैप्स, ठीक है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लैप्स। क्योंकि अभी नई आईपीसी में ये सेक्शन में पहले यहाँ पर वही सेक्शन 14 का रेफरेंस लेकर के, क्योंकि बोल दिया कि भाई कोई भी यदि मान लो बाहर मर्डर करता है तो 302 में आज उसको फांसी भी हो रही है, आजीवन कारावास भी हो रहा है। लेकिन कोई किसी को आजीवन कारावास की सजा हो गई है, वो मर्डर कर रहा है, तो उसको 303 में केवल एक ही ऑप्शन दिया है और उसकी लैंग्वेज क्या कहता है कि उसको आप सीधे फांसी दी जाएगी, है ना। तो उसकी लैंग्वेज को लेकर के प्रॉब्लम था, क्योंकि देखा जाए तो ऐसी मिलती जुलती लैंग्वेज 307 में भी लिखी है, लेकिन 307 में कंपलसरी नहीं है, तो 307 बच गई। और 303 में चूंकि वो ऐसा था कि बिल्कुल अनिवार्य रूप से लागू हो रही थी, तो मिट्टू वर्सेस पंजाब राज्य में इसको बोल दिया आर्टिकल 14 का वायलेशन कर रही है, इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, इसलिए इसको अपरिवर्तनशील किया जाता है। जबकि अभी नई आईपीसी में वापस इसको बदलाव के साथ वापस रख दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान में रहिए, शेल बी पनिश विद डेथ, वहां पे ऐसा शब्द यूज करता है, ठीक है। तो ऐसे इसको सेक्शंस को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है ना। अब जब ये डेथ के इसमें बातचीत आते हैं और यहाँ पे अब आगे धाराओं की बातचीत करते हैं, तो 2 धाराएं और डिस्कशन होती हैं। तो 306 और 309, ये जब 2 धाराएं डिस्कशन होती हैं तो हमें इसके साथ जो है तो क्या डिस्कशन करना है? आर्टिकल 21, क्योंकि आर्टिकल 21 में क्या राइट टू लाइफ में राइट टू डाई इंक्लूड है। तो यहाँ पर रतिराम का केस 1994 का केस था, जिसमें बोल दिया गया कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है। तो 306 और 9 को क्या बोल दिया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन 2 साल बाद ही ज्ञान खुल गया सुप्रीम कोर्ट का, ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्य के केस में, और वापस संवैधानिक बोल दी गई इन दोनों सेक्शंस को, ठीक है ना। वापस कॉन्स्टिट्यूशनल जो है तो इन दोनों धाराओं को बोल दिया गया। इस प्रकार से आप इन सेक्शंस को यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अभी चूंकि इसके बारे में जो आपका 309 थी, 309 को लेकर के विधि आयोग की रिपोर्ट थी कि 309 को हटा देनी चाहिए। अभी मैंने तो की आईपीसी देखा नहीं है, 309 है कि बट हट गई? देखा किसी ने आईपीसी अच्छे से? है 309 बची है कि गई? चलो देख लूंगा, मैं बता दूंगा, और देख लूंगा बता दूंगा, है ना। मुझे दिखा नहीं, जितना अभी बहुत सारी चीजें पढ़नी है मुझे भी। चलिए, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर इन सेक्शंस को प्रॉपरली यहाँ पर ध्यान में रखिएगा अच्छी तरीके से, है ना। तो ये आपका इन सेक्शंस को यहाँ पे ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आपका मिस कैरेज को लेकर के इतना ज्यादा प्रश्न नहीं पूछता है, तो बहुत ज्यादा उलझने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ हल्के फुल्के एग्जाम्पल्स जो है तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। जैसे 317 और 307 को इंटरलिंक करके जो है तो बोलता है, इंटेंशन की बातचीत होती है। जैसे एक एग्जाम्पल रहता है कि एक महिला ने जो है तो अपने बच्चे को त्याग देने के उद्देश्य से उसको नदी में फेंक दिया, बच्चे को त्यागने के, ठीक है ना, अबेंडेड करने के इंटेंशन से उसको नदी में फेंक दिया। अब महिला के ऊपर 317 लगेगी, 307 लगेगी? बताइए। 307 307 लगेगी, 317 नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पर नदी में फेंका और यदि उसको बाद में उसकी जान बचा ली गई, ठीक है ना, बच्चे की, और मान लो बचाया नहीं जाता, बच्चा तो मर जाता,
तो आपने वहां पर ऐसा काम किया है जिससे मतलब त्यागना है तो उसको कहीं, अब किसी को त्यागने के उद्देश्य से जंगल में छोड़ दिया है ना, किसी छोटे बच्चे को टेंडर एज थी उसकी, त्यागने के उद्देश्य जंगल में छोड़ दिया। अब जंगल में छोड़ रहे हो तो वहां पर तो सिंबल सी है, उसकी जान को खतरा हो सकता है, तो यहाँ पे अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगेगा। तो ये थोड़ा सा इस प्रकार के भी यहाँ पर एग्जाम्पल्स को यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। जैसे एक इलस्ट्रेशन कई बार ऐसा पुराने प्रॉब्लम्स में आता है कि एक महिला अपने बच्चे को अपने गोद में लेकर के कुएं में कूद गई, बाद में महिला बच्चे को बचा लिया गया। तो अब यहाँ पे महिला के ऊपर तो अटेम्प्ट टू सुसाइड का चार्ज लगेगा, लेकिन साथ में महिला के ऊपर जो है तो बच्चे को नहीं, उसके हत्या का प्रयत्न का भी चार्ज लगेगा, दोनों चार्ज लग जाएगा, है ना, अटेम्प्ट टू मर्डर का भी चार्ज लगेगा, ये भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से जो है तो प्रॉपर तरीके से इसको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब एक इसमें भी जो है तो, अब इसमें भी जो है तो 30, देखो मेरी बात समझना, अटेम्प्ट टू, इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का जहां तक है बोला गया है कि चार्ज जो है तो, ठीक है ना, अब उसको लगेगा अटेम्प्ट टू मर्डर का, बच्चे का अटेम्प्ट टू मर्डर करने का चार्ज सुनने इसमें ऐसा मैंने पढ़ा था पर कि लग सकता है, ठीक है ना, कि सर्कमस्टांसेस की वजह से कि उसमें, लेकिन उसका महिला के ऊपर अटेम्प्ट टू सुसाइड का चार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा तो ये तो देखना पड़ेगा। तो इसमें भी अब वही है ना, उस फैक्ट कैसा है ना, पकड़ ली गई तो वहां पर, ठीक है ना, उसको प्रिपरेशन में रखेंगे, अटेम्प्ट में रखेंगे कि प्रिपरेशन और अटेम्प्ट, वो अटेम्प्ट तक पहुंच जाना चाहिए, प्रिपरेशन में नहीं होना चाहिए, तो उस वे में उसको पकड़ लिया गया, बिल्कुल कुएं के मुड़े में कूदने वाली थी, पकड़ लिया गया, तो उसको अटेम्प्ट में ही पकड़ा जाए, अटेम्प्ट में ही रखा जाएगा, सुसाइड का भी अटेम्प्ट लगा जाएगा और मर्डर का भी अटेम्प्ट रखा जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये इस प्रकार से आपका ये सेक्शंस यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके बाद महिलाओं के, अब देखो इसके बाद देखो अभी जैसे आईपीसी खासकर चैप्टर 16 में महिलाओं के विरुद्ध जितने भी अपराध हैं, महिलाओं के विरुद्ध, तो ये अभी आपको एक साथ पढ़ लेना है ना, तो ऐसे याद रहेगा। तो जैसे यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले यदि अपन देखें सीक्वेंस वाइज देखें तो हर्ट की कौन सी धाराएं हैं, तो 326 ए और 326 बी। अब एक चीज और ध्यान रखना, 326 ए 326 बी क्या महिलाओं के विरुद्ध ही है, तो क्योंकि एसिड अटैक मतलब भाई कोई यदि मान लो किसी लड़के को, अब इन जर्नल सामान्य तौर पर एसिड अटैक आपने जो है तो बहुत पहले मैंने कहीं, अब बहुत पहले तो नहीं, अभी साल भर के अंदर कहीं मैंने पढ़ा था कि एक महिला ने, एक लड़की ने लड़के के ऊपर एसिड फेंक दिया, है ना, ट्रेन में कोई घटना ऐसी मैंने कहीं पढ़ी थी। तो अब ऐसा हुई ना, अपवाद में, है ना, अपवाद में कुछ घटनाएं मिल जाती हैं, जैसे पति कहता है कि पत्नी पीट रही है, ठीक है ना, अब मान लो पिटते सब होंगे, लेकिन अब जो ज्यादा पिट रहा होगा कहता होगा, लेकिन उसकी संभावनाएं कमी होती है, क्योंकि इन जनरल हमारा पुरुष प्रधान समाज है, और पुरुष प्रधान समाज कितना हावी है। मैं जब 2007-8 की बात बता रहा हूँ, उस समय प्रैक्टिस करता था मैं, शुरुआत में जब लॉ किया तो वकील बनने का चस्का चढ़ा था, तो उस समय मैं एक कोर्ट में गया, एक मैडम थी, ओझा मैडम थी, शोभा ओझा मैडम, मतलब पिता उनके हाई कोर्ट जज थे, उनका बोर्ड था। तो मैं देख रहा था प्रॉब्लम वहां पे क्या दिख रहा है कि एक अच्छी 80-90 किलो के आसपास, मतलब आराम से महिला की वेट रही होगी, अच्छी थोड़ी हेल्दी महिला रो रही है, और उसकी पति मेरा पीटता है शराब पी करके, और पति सामने खड़ा था, और पति बिल्कुल 40-50 किलो से ज्यादा का नहीं रहा होगा, मतलब किसी दिन गलती से महिला पति पे बैठ जाती तो टूट जाता ये, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर, ठीक है, हम लोग जब थे तो हमें थोड़ा हंसी भी आ रही थी कि ये कैसे पीट सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि पति पति होता है, ठीक है ना, तो पति, वही पुरुष प्रधान समाज में ना ओहदा, तो कई बार जो है तो ओहदा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वहां पर महिला चूंकि, तो फिर वो वहां पर ऐसा भी हो सकता है कि यानी कि एक 80-90 नहीं तो वो तो एक बार पकड़ती उसको तरीके से तो उतने में उसका काम हो जाता, लेकिन ये चीज सच्चाई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वापस मुद्दे की बात करते हैं, यहाँ पर तो
क्योंकि 326 ए जो है तो ज्यादा हाईलाइटेड हुआ था लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस की वजह से, है ना। जो लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, चूंकि वो महिलाओं के विरुद्ध ही अधिकांश एसिड अटैक के केस वगैरह होते हैं, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना। इन जनरल कभी ध्यान रखना, तो इसमें कंपनसेशन मिनिमम का कुछ प्रोविजन, 3 लाख रुपए तक का मिनिमम कंपनसेशन, एसिड को जहर डिक्लेयर किया जाए, ये सब कहानियां जो है तो 2015 का लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है उसमें सब बोला गया है। तो ऐसी चीजें यहाँ पे ध्यान में रखना। तो हर्ट चूंकि वहां पर लिखा नहीं है कि केवल महिलाओं के विरुद्ध ही हो सकता है, पर इन जनरल होता है, तो इसको महिलाओं के विरुद्ध अपराध में ही रखना प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं तो आपका असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स। असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स में आते हैं तो 354 से लेकर के 354 डी तक, 354 डी तक। अब इन सेक्शंस को थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि पूछा जा सकता है, ये थोड़ा सा पूछा जा सकता है कि वायरिज्म क्या है, वायरिज्म क्या है, ठीक है ना, दृष्टता क्या है, पीछा करना, कब कहा जाएगा कोई पीछा कर रहा है। आज के वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक साधनों से जो है तो भी पीछा करना क्या आएगा, कोई जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट बार बार भेज रहा है किसी को, ठीक है, उसको रिजेक्ट किया जा रहा है ना। अभी तो इस समय थोड़ा दौर भी, वो सप्ताह भी चल रहा है ना, थोड़ा सा वैलेंटाइन डे वाला वीक चल रहा है, ठीक है ना। तो अब ऐसी कंडीशन में कोई पीछे लगा हुआ है तो उसको किस वे में लिया जाएगा, तो ये सभी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से। क्लियर कहानी। तो 354 ए बी सी डी ये चारों सेक्शंस को ध्यान रखना, क्योंकि ये जनरली मतलब ये पूछी जाने वाली धाराएं हैं, ठीक है ना। खासकर जैसे कि जब आपसे पूछा जाएगा कि 354 ए, तो 354 ए, अब 354 ए, अब ये थोड़ा सा इसके साथ काफी बातें हो सकती हैं कि इसमें क्या बताया गया है आपका, बताइए 354 ए में। लैंगिक उत्पीड़न या लैंगिक उत्पीड़न की ऑफेंस दंड। कौन सा है 354 ए में, कौन सा ऑफेंस बताया गया है? 354 ए में सेक्सुअल हरेसमेंट है सर। हरासमेंट बताया गया है ना। तो अब इसके साथ आपका, अब देखो सेक्सुअल हरासमेंट, अब इसके साथ आपके 2 माइनर एक्ट इंटरलिंक हो रहे हैं। कौन कौन से 2 माइनर एक्ट? सेक्सुअल, सर महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम सर। ठीक है, और पॉक्सो में भी है और सर वो डीवी सर पास्को, ठीक ना, पास्को स्त्री असिस्ट, क्योंकि ये जो है आपका सेक्सुअल हरासमेंट की बातचीत करता है। तो सेक्सुअल हरासमेंट को पहली बार किस केस में डिफाइन किया गया था? सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल हरासमेंट को किस केस में डिफाइन किया था पहली बार? विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 का केस है, इसमें पहली बार तो विशाखा के केस में जो है तो विशाखा के केस में पहली बार सेक्सुअल हरासमेंट को डिफाइन किया गया था। और 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो वर्किंग वुमेन है, वर्किंग वुमेन के साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है उसको रोकने के लिए तुम विधि बनाओ। तो इन्होंने बनाते बनाते 2013 में विधि बनाई, और विधि पढ़ो तो कितनी वो विधि भी मतलब ऐसा लगता है कि बचाने का काम ज्यादा करती है, फंसाने का काम कम करती है, ठीक है ना। तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो सेक्सुअल हरासमेंट यहाँ बताया गया है। सेक्सुअल हरासमेंट आपका जो है तो जो स्पेशल लॉज बना है 2013 का, वहां बताया गया है। और सेक्सुअल हरासमेंट आपका पास्को एक्ट में भी बताया गया है। तो ये थोड़ा ऐसे कंपैरिजन अपने को याद रहना चाहिए, ठीक है ना, कि सेक्सुअल हरासमेंट पूछ ले कि सेक्सुअल हरासमेंट है ना, कि कहाँ कहाँ की कौन कौन सी और धाराएं लग सकती हैं। तो 3 जगह पास्को भी लग सकता है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, आईपीसी भी लगता है, और स्पेशल जो एक्ट है उसके तहत भी कार्यवाही की बातचीत यहाँ पे करता है प्रॉपरली। तो ये, और अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा, अब थोड़ा सा मुझे माइनर उठाना पड़ेगा, तो अभी मैं हल्का देखना पड़ेगा। तो नेचर पूछ सकता है, ठीक है ना, कि वहां पर तो आप देखोगे कि जो सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है उसमें कार्यवाही के नाम पे क्या बोलता है कि रिकमेंडेशन भेजेंगे, कमेटी वोमिटी सब बनेगी और सिफारिशें करेंगी। तो क्या वो दांडिक, मतलब वो जो आपका एक्ट बना है, तो क्या वो पनिशमेंट देने की बातचीत करता है उसमें कोई सेक्शन जिसमें कहा गया है कि पनिशमेंट दिया जाएगा? वो केवल रिकमेंडेशन देने की बातचीत करता है, ठीक है ना। याद आया कि नहीं याद आया? सही बोल रहा हूँ उसमें ना? पोस्ट एक्ट में सर मैक्सिमम ऑन जो होता है ना वो 50,000 रुपए का कंपनसेशन लेगा, या फिर डिसिप्लिनरी इंक्वायरी हो सकती है, बस 2 चीज हो सकती है। हाँ बस वो केवल, क्योंकि पनिशमेंट की बातचीत नहीं करता है वो, कह सकते हो कि वो पनिशमेंट की बात, वो केवल इंक्वायरी के बारे में बातचीत करता है। तो पनिशमेंट की बातचीत कहाँ करेंगे? तो पनिशमेंट की बातचीत करनी हो तो आईपीसी में करेंगे, पास्को में करेंगे,
वहां पे धाराएं भी मेंशन है, थोड़ा आप चूंकि मुझे हल्का सा मिस हो रहा है, रोज रोज पढ़ने वाला एक्ट नहीं है, ठीक है ना, तो उनको कभी थोड़ा सा देख लेंगे। तो ऐसे आपको यहाँ पे, तो अब ये एक अच्छा प्रश्न है कि सेक्सुअल हरासमेंट के संबंध में वो जो है ना, तो दांडिक प्रावधान कहाँ बताए गए हैं, तो बता दो 2013 के एक्ट में बताए गए हैं, है ना। तो वहां पर केवल जो है तो केवल डिसिप्लिनरी इंक्वायरीज और कंपनसेशन यही सब के बारे में बातचीत करता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, तो ठीक है ना, क्लियर। तो ये साथ में चलिए, इसके बाद बी तो ठीक है, सी जो है तो थोड़ा देख लीजिएगा, है ना, और ई तो पीछा करना, वो भी थोड़ा सा पूछ लेता है, तो थोड़ा सा पीछा करना को भी, है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी पीछा किया जा सकता है, तो वो भी चीजें यहाँ पे ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं है, प्रॉपर तरीके से लैंगिक उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट विशाखा और आपका 2013 का जो एक्ट है, ठीक है ना, तो ये चीजें हमने देख लिया। डिसरॉब वगैरह ठीक है, इसको पढ़ने के, वायरिज्म इतना भी परेशान नहीं है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना वायरिज्म में। अब इतना उस तरह का प्रश्न नहीं पूछेगा, एक मोटे मोटे तौर पर कि एग्जाम्पल पूछ ले, तो जैसे कोई भी सीसीटीवी, जैसे कोई महिला है प्राइवेट, जैसे कोई चेंजिंग रूम में कपड़े बदल रही है, तो वहां पर जो है तो कौन सी धाराएं लगेंगी। कोई महिला पार्क में बैठी है, पार्क में बैठी महिला के कोई भी व्यक्ति उसकी परमिशन बिना फोटो खींचता है, तो कौन सी धारा लगेगी, बताओ। कोई महिला पार्क में बैठी है और कोई व्यक्ति उसकी परमिशन बिना, 294 सर। नहीं 294 नहीं लगेगी, 354C 54C 509 लगेगी, 509। अब पढ़ना उसको, 509 में उसकी प्राइवेसी, एकांतता को जो है तो किसी प्रकार से, तो 509 लगेगी। और वही मान लो महिला किसी चेंजिंग रूम में कपड़े बदल रही है, उसकी फोटो खींची जाती है, वीडियो बनाया जाता है, तो प्राइवेट एक्ट वहां पे शब्द यूज करता है, तो वहां पर 354C लगेगी, है ना। तो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल मान लो, अब चूंकि एग्जाम्पल तो नहीं, फिर भी ऐसा प्रैक्टिकली कोई पूछ ले, तो ऐसे आपको ध्यान में यहाँ पे रखिएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। कई बार जैसे लड़कियां इंटरव्यू वगैरह में जाती हैं, तो कई बार उनसे भी कि ये अपने अधिकारों के प्रति या उसके प्रति जागरूक है कि नहीं है, उनसे भी जो है तो प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर उसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। पीछा करना, स्टॉकिंग वगैरह भी देख लिया, फिर इसके बाद कुछ भी नहीं है। रेप के संबंध में सब बातचीत अपन ने देख लिया। रेप में भी कुछ बहुत ज्यादा ऐसा क्वेश्चन आंसर नहीं, बेसिक कौन कौन धाराएं हैं, है ना। तो ये चीजें यहाँ पे क्या, रेप के अपराध में कंपनसेटरी जो कंपनसेशन दिया जा सकता है रेप के अपराध में, कंपनसेशन की बातचीत कौन सा, एक बहुत ही ऐतिहासिक केस है जो रेप के अपराधों में बोलता है कि वहां पर कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि वहां पे कंपनसेशन की बातचीत की थी, बोधिसत्व गौतम वर्सेस शुभ्रा चक्रवर्ती का, ठीक है ना। बोधिसत्व गौतम वर्सेस शुभ्रा चक्रवर्ती का बहुत फेमस केस है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जिसमें रेप के अपराधों में कंपनसेशन वगैरह दिलवाने के बारे में बातचीत वहां पर किया था। क्लियर कहानी, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद कुछ भी नहीं है ज्यादा परेशान होने वाली बातचीत आपका रेप के ऑफेंसेस में, ठीक है ना। सर प्लीज महिलाओं, लॉ लिखिएगा ना, ये रेप केस में कंपनसेशन के लिए बोधिसत्व गौतम वर्सेस शुभ्रा चक्रवर्ती, 1998 का ये केस है, ऐतिहासिक। मतलब इसमें प्रोफेसर बोधिसत्व गौतम प्रोफेसर रहते हैं, उन्होंने किसी स्टूडेंट के साथ उनका अफेयर था। वही इसमें भी वही है कि लिविंग में रह करके जो है तो बहुत समय तक शादी करेंगे और उसमें फिर उस तरह से उसको रेप की कैटेगरी में रखा था और उसमें कंपनसेशन की बातचीत जो है तो वहां पर की थी, ठीक है ना। लिविंग को लेकर के अभी ध्यान रखना, चूंकि अभी लिविंग, जैसे ये लिविंग रिलेशनशिप को लेकर के अभी ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि अभी यूसीसी जो है तो विधानसभा उत्तराखंड के द्वारा पारित हो चुका है, तो वहां पर लिविंग को लेकर के भी जो है तो कुछ बातचीत की गई है, ठीक है ना, कि रजिस्टर्ड होंगे। अभी ये कैसे, अभी ये थोड़ा सा, अभी ये बड़ा अड़गड़ कहानी है। रजिस्टर्ड नहीं है, उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन का प्रावधान किया गया है, खुद से आके डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो 6 महीने तक की सजा हो सकती है। बिल्कुल सेल्फ डिक्लेरेशन की बातचीत करता, पर वही है ना कि वहां पे कैसे, अब ठीक है प्रैक्टिकलिटी आप उसको सोचो तो बड़ा कठिन चीज लगता है, पर ठीक है वो सब बातें वहां पर की गई है। तो अभी उस पे करूंगा, अभी उसमें क्या क्या चूंकि भी पढ़ा, क्योंकि वो यूसीसी
थोड़ा सा हाईलाइटेड मुद्दा है और थोड़ा सा रिफ्लेक्शन तो रहेगा। मध्य प्रदेश में भी भाजपा सरकार है, वहां पर भी भाजपा सरकार है और तो रिफ्लेक्शन तो रहेगा। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन हो सकते हैं यूसीसी को लेकर के, तो यूसीसी अच्छे से तैयार कर लेना प्रॉपरली, जितने भी संवैधानिक प्रोविजंस हैं, फिर यूसीसी के संबंध में क्या कौन से कहाँ कहाँ बातें की गई है, तो सभी चीजों को यहाँ पर प्रॉपरली, और मैं बताऊंगा भी, उसको भी अपन जो है तो यूसीसी को भी कवर करवा लेंगे, है ना। इसको भी जो है तो अपन इकट्ठा कर लीजिएगा। आप में से भी कोई यदि, अब देखो ये देखो, मैं एक चीज समझता हूँ कि हम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर मैं टीचर हूँ और मैं एज ए टीचर खड़ा हूँ और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन आपको इंटरव्यू में क्या करना है, बोलना है। तो मान लो कभी आप लोग कोई भी, जैसे यूसीसी की बातचीत आई, तो अब मेरे यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रयोग करूंगा। आप में से कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना, आप में से कोई भी विद्यार्थी कल इस पर थोड़ा सा 2-5 मिनट तैयार करके बोलो, क्लास में बताओ कि यूसीसी क्या है। कौन बोलेगा? है कोई जो बोल सकता है सर मैं कल की क्लास में बोलूंगा, ठीक है? या आप, ठीक है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा, तो कोई भी बोल सकता है, तो आप वही ना एक्सप्रेस करना है, तो आप लोग तैयार करके लाइए और बोलिए, ठीक है ना। तो इससे फायदा क्या होगा, आपकी भी तैयारी पुख्ता होगी और दूसरों को भी जो तो, और ये मत समझना कि दूसरे को बता दिया तो उसको, भाई आपने उस चीज को समझने के लिए, जब आप यहाँ पे 5 मिनट बोलोगे, 5 मिनट के लिए कम से कम आप 1 घंटे की रिसर्च करोगे, ठीक है। तो उसके बाद आपका उस चीज में इतनी अच्छी पकड़ हो जाएगी, ठीक है ना, कि कोई व्यक्ति यदि केवल 5 मिनट सुन करके उसको सोचेगा कि अरे यार ये जो जवाब दिया है इसको मैं याद करके मैं भी दे दूंगा, तो वो उसके लिए उतना पॉसिबल नहीं होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, क्लियर कहानी। तो ये चीज भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो प्रयास कीजिएगा कि आप में से तो ऐसा कोई टॉपिक्स हैं, या एक उदाहरण के तौर पर सामने आ गया, तो ऐसे कोई भी टॉपिक्स है तो आप बता सकते सर ये निकल के सामने आया है, तो इससे तो यहाँ पे आपसी अवेयरनेस भी रहेगी, ठीक है ना, और दूसरा अपन प्रश्न का उत्तर भी प्रॉपरली दे पाएंगे, ठीक है ना। जैसे सर ने कल क्लास ली थी, जैसे प्रतीक सर का ये तरीका बहुत अच्छा लगता है कि प्रतीक सर जनरली पूछते हैं, वो बच्चों से पूछते हैं कि बताओ भैया, तो उसमें ज्यादा मजा आता है। तो ऐसा टू वे कम्युनिकेशन, क्योंकि आप चूंकि सभी ऑनलाइन बैठे हो, लेकिन टू वे कम्युनिकेशन में ज्यादा मजा आएगा। और लोकल बच्चे क्लास आने का भरपूर प्रयास करें जल्दी से, मंडे वनडे से। चलिए, तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से, है ना। तो ये हमने सभी कुछ देख लिया। अब इसके बाद यहाँ पर इसमें कुछ भी नहीं बचा है अभी। लास्ट बातचीत करें तो एलजीबीटी, तो ये कभी पूछ ले सेक्शन 377 को लेकर के, तो सेक्शन बाकी इसमें जैसे किडनैपिंग एब्डक्शंस को लेकर के पढ़ लेना, बहुत ज्यादा एक बेसिक जानकारी होना चाहिए कि कौन सा कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, क्या है, ठीक है ना। किडनैपिंग एब्डक्शंस, यहाँ पे किडनैपिंग ऐसा अपराध है जहाँ पे मेंसरिया का अभाव भी रहता है, तो भी जो है तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल एप्लीकेबल होता है। तो हल्का फुल्का यहाँ पे ध्यान रखना। इसमें एक सेक्शन और ध्यान रखना थोड़ा सा, किडनैपिंग एब्डक्शंस वाले चैप्टर में 370 है ना, 370, चूंकि इसमें भी 2013 में अमेंडमेंट हुआ था, और बेसिकली जो है तो जो ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को जो है तो ऑफेंस के तौर पर रखा गया है, ठीक है ना। किस आर्टिकल से इंटरलिंक करोगे 370 को? 370 को किस आर्टिकल से इंटरलिंक करोगे? 23 सर। 23, आर्टिकल 23 से, है ना। आर्टिकल 23 से उसको इंटरलिंक करोगे, क्योंकि वहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, वहां पे कह सकते हो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो शोषण को बेसिकली यहाँ पर आपको प्रॉपरली, तो 370 थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद 377, तो 377 यहाँ पे ध्यान रखना कि इसमें खासकर ये जो अभी लास्ट जो केस आया था, तो किस केस में इसको कह सकते हो कि एक पार्ट इसका 377 का असंवैधानिक किया गया, और एलजीबीटी कम्युनिटी को जो है तो यहाँ पे, अब जब ये ध्यान रखना, जैसे एलजीबीटी, जब एलजीबीटी पूछ ले, नवतेज सिंह नवतेज सिंह जौहर, बहुत बढ़िया, नवतेज सिंह यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, है ना। जौहर साहब आ गए हैं तो एलजीबीटी तो आएगा ही। मेरा जोक है, जिसको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। करण जौहर साहब आ गए हैं तो एलजीबीटी आएगा ही। है ना। चलिए, तो नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस है, तो ये ध्यान रखिएगा। एलजीबीटी, जब एलजीबीटी है सर, इसे 377 को पार्शियली डिक्रिमिनलाइज किया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन अभी जो नया वाला भारतीय न्याय संहिता है उसमें कंप्लीटली हटा ही दिया गया है। तो 377 खत्म ही हो गया पूरा। बिल्कुल, ये सही बात है। पहले में क्योंकि एक पार्ट वहां पे रखा था कि कोई व्यक्ति यदि किसी जीव जंतु के साथ कुछ गलत करता है तो उस पार्ट को रखा था,
लेकिन ठीक है, अब वर्तमान में उसको हटा दिया गया है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, है ना, नई आईपीसी में इसको हटा दिया गया है। यानी जो पार्ट बचा हुआ था पहले पुरानी आईपीसी में, अब जो नई आईपीसी आई है उसमें से पूरी तरह से उसको हटा ही दिया गया है, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से। तो ये चीज ये आपका है ना, ठीक। तो ये आपका एक पर्टिकुलर पोर्शन यहाँ पे हमने कर दिया। चैप्टर 16 बहुत बड़ा चैप्टर है और जितनी बातें करें उतना कम है, फिर भी मेरा प्रयास था कि मैं इसको अच्छी तरीके से कवर कर लूं और काफी कुछ चीजों को कवर करने का प्रयास किया है। कल चूंकि कल अपन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर 17 में बातचीत करेंगे, वहां पे भी बहुत सारे प्रश्न बनने की संभावना होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतने रहेंगे, इतना ही सेशन रहेगा। मैं अभी क्लास के तुरंत बाद जो है तो टीचमेंट की वो आईडी, मतलब किस प्रकार से टीचमेंट कोई वहां से प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है उसकी लिंक, प्लस ये जो इंटरव्यू क्लास की जो है तो आईडी है वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। तो जो विद्यार्थी फटाफट रिक्वेस्ट भेज देंगे तो मैं सबको अप्रूव कर लूंगा। उसके बाद फिर अपन लोग बाकी आगे फीस उसकी बातचीत करते रहेंगे। अभी 2-3 दिन मैं आपको फीस के लिए आगे बढ़ के दे दोगे तो परेशान नहीं करूंगा, है ना। समझाए तो आगे बढ़ के दे लो, आगे बढ़ के दो, नहीं दोगे तो फोन लगा के परेशान करना पड़ेगा। अभी ये छोटी छोटी बातों में मत मुझे उलझाओ। यदि आप लोग को लग गया है ठीक ठाक पढ़ा रहा हूँ तो आ जाओ। अब बिल्कुल अभी देखो सैटरडे को मैं अभी फिर से एक किसी का गाइडेंस आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, उनके साथ भी आपको मजा आएगा, ठीक है ना। अभी 2 ऑप्शन खोल के रखा है मैंने, एक एडीपीओ साहब, दूसरे एडीपीओ साहब हो सकते हैं या वकील साहब भी हो सकते हैं। तो 2 में से एक ऑप्शन आपका सैटरडे को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, उनके साथ भी और चीजें डिस्कशन करने में मजा आएगी। तो थोड़ा आप हमारा ध्यान रखिए, हम आपका ध्यान रखिए और प्रॉपरली इंटरव्यू की तैयारी करें और जल्दी से एडीपीओ बन के फिर जल्दी जल्दी मिठाइयाँ उठाइए लेकर के आओ और मजा आए, ठीक है ना। मिठाइयाँ खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे? सर एक सवाल था सर। हाँ पूछिए। यस सर, बिल्कुल। सवाल सर ये है कि जो एडीपीओ होते हैं सर, तो हाँ। उनका एक क्रिमिनल केस में प्रोसीडिंग्स होती हैं, पहले इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर कॉग्निजेंस होगा, फिर इंक्वायरी, फिर ट्रायल। तो एडीपीओ का जो रोल है वो किस स्टेज से शुरू हो जाता है? क्या इन्वेस्टिगेशन में भी एडीपीओ आ सकते हैं पुलिस के साथ, या फिर केवल कॉग्निजेंस ही आएंगे एडीपीओ? देखो एडीपीओ का रोल जितना प्रैक्टिकलिटी के साथ मैं बताऊं आपको कि इन्वेस्टिगेशन वगैरह में थोड़ा सा इतना ज्यादा वो नहीं रहता है। मेन जो है तो जो पुलिस रिपोर्ट सबमिट होती है, पुलिस रिपोर्ट में एडीपीओ के साइन लगते हैं, पुलिस रिपोर्ट में एडीपीओ के साइन लगते हैं, ठीक है ना। तो जनरली वो क्योंकि आखिर उसी पुलिस रिपोर्ट के आधार पर डिफेंस करना है या सरकार का रिप्रेजेंटेशन करना है, कौन करता है? एडीपीओ करता है। तो जनरली जो पुलिस रिपोर्ट चालान पेश होता है, चालान में एडीपीओ के, तो वहां से एडीपीओ का मेन रोल चालू हो जाता है, ठीक है ना। चालान से ही जो तो उनका रोल चालू होता है। उसके पहले ज्यादा, जैसे देखो ज्यादा हो सकता है कुछ हद तक एडीपीओ डायरेक्शन दे सके, पर ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं। ऑफ ड्यूटी भले बोल दे कि यार देख लो यार इसमें थोड़ा सबूत और इकट्ठा कर लो यार, अभी चालान उतना मजबूत नहीं है, वापस ले जाओ इसको, वापस में कुछ और इन्वेस्टिगेशन करके ले आना तो मैं साइन करूंगा, ठीक है ना। तो वो तरह से है। बाकी तो अब ठीक है, चाहे इसको रिकॉर्डिंग बोलूं चाहे अनरिकॉर्डिंग बोलूं, है ना, ये भी एक चालान में साइन करने का भी जो है तो बहुत बड़ा जो है तो वो है ना। उसको आप लोग डिस्कशन नहीं करते, अभी पहले पद में बैठ जाओ, फिर कैसे अटैच या सूटकेस इकट्ठे होंगे उसके बारे में बातचीत बाद में सिस्टम में चले जाओगे तो सिस्टम में सीख समझ जाओगे। हाँ बोलिए सर एक प्रश्न था, बोला जाता है हाँ। कि जो पीओ होते हैं वो पुलिस को सहायता करने के लिए होते हैं, जी। तो इसमें दुर्गेश आपकी आवाज क्लियरिटी के साथ नहीं आ रही है। जो चार्जशीट प्रस्तुत होती है उसमें क्या ये सेक्शंस को लगाती हैं, जो सकते हैं क्या? नहीं नहीं, क्या ऐसा आप कुछ सुन नहीं पा रहे है हैं? हाँ आ गया। ऐसा कुछ नहीं है, देखो ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल चूंकि देखो सीधी सी बात है कि इन्वेस्टिगेशन का काम किसका है? पुलिस ऑफिसर का है ना, पुलिस ऑफिसर का है। तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और जो पुलिस ऑफिसर जो सबूत जो एविडेंस कलेक्ट करेंगे उसी एविडेंस को रिप्रेजेंट करेंगे एडीपीओ जो है तो न्यायालय के सामने। तो सिंपल सी बात है कि वो एविडेंस क्या इतने मजबूत हैं कि उनके आधार पर कन्विक्शन दिलवा सके, है ना। तो यदि मान लो एडीपीओ का वैसा नजरिया है कि नहीं मुझे तो इसमें मामले में कन्विक्शन दिलवाना है, तो वो थोड़ा बोल सकता है कि इसमें और इन्वेस्टिगेशन कर लो तो हम साइन करेंगे, चार्जशीट आगे जाएगी। वही कुछ यहाँ पे रोल शुरुआती आवाज। फिर उसके बाद जब मामला एक बार जो है तो न्यायालय के सामने यानी मजिस्ट्रेट के सामने चला गया, फिर उसमें चूंकि बिना किसी जो है तो उसके यहाँ पे अपील होते हैं। पर मेरे हिसाब से ये प्रश्न अब अगला, ये आपका अच्छा प्रश्न है, मैंने जितना मेरी समझ थी मैंने जवाब दे दिया।
लेकिन और भी कितने रोल हैं, तो ये अगला प्रश्न ध्यान रखना, ये अगला प्रश्न या तो प्रतीक भैया की अगली क्लास होगी तो उनसे कर लेना, या मान लो दूसरे एडीपीओ सर आएंगे तो उनसे आप ये प्रश्न जो है तो करोगे तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेहतर उत्तर दे पाएंगे यार मुझसे, है। जब आप लोग को एडीपीओ हम पेश कर रहे हैं तो उनसे पूछे इस प्रकार के प्रश्न ऐसे। इसलिए मैंने कल कहा था कि प्रश्न जो है तो आप इकट्ठे कर लो, लिख लिया करो कि ये प्रश्न तैयार कर लो, तो थोड़ा सा है ना, तो पूछने में भी मजा आता है। जब सर पूछते हैं कोई तुम में प्रश्न है तो कोई जवाब ही नहीं देते हो यार, तो प्रश्न थोड़ा इकट्ठे कर लो तो उसके प्रश्न के उत्तर भी आपको अच्छे मिलेंगे प्रॉपर तरीके से। क्लियर कहानी? ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें कल अपने रेगुलर टाइम पे क्लास रहेगी। आज थोड़ा जल्दी मैंने क्लास ले ली, कल अपने रेगुलर टाइम यानी 6:30 से ही क्लास रहेगी, बाकी जानकारियां आपको ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। मिलते हैं कल, आज के लिए इतना, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम। Thank you, sir.